हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 नवंबर को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है। उसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं थ्योरी की कुछ सब्जेक्ट की, और एमसीक्यूज क्लासेस भी आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें अकाउंटिंग की क्लास वर्तमान में चल रही है। अब हम लेबर लॉ की महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 है। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ओवरऑल 3 पार्ट में आपके लेबर लॉ के 300 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जितनी भी हमारी मैराथन क्लास हो चुकी हैं उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि और भी आने वाली जो मैराथन क्लास हैं उनके आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ में आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे जो चैनल पर कितनी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब किनका पूरा सब सिलेबस पूरा हो चुका है। आइए आज हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ यानी श्रम कानून के टॉप 300 एमसीक्यूज की सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लेबर लॉ के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही साथ में हिंदी मीडियम के लिए एक स्पेशल कोर्स है, जो कि आपको मात्र 349 रुपए में मिलने वाला है। 349 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा और आप प्रिपरेशन भी 1 महीने में पूरी कर सकते हैं। अभी तो 1 महीना भी नहीं बचा है, लेकिन आप अगर चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको 149 रुपए के कोर्स में मिल जाएंगे, जो कि आप स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स से परचेज कर सकते हैं। एग्जाम वेव ऐप डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसको परचेज कर सकते हैं। फेस्ट 100 कूपन कोड यूज करिएगा, आपको 349 रुपए में ये कोर्स मिलने वाला है। हिंदी माध्यम का कंप्लीट कोर्स है, तो इसको जरूर परचेज करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन के लिए बंधुआ श्रम पद्धति यानी उत्सादन अधिनियम कब पारित किया गया था। बंधुआ श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, बंधुआ मजदूरी के खत्म करने के लिए जो पहली बार अधिनियम पारित किया गया था, वो कब पारित किया गया था। वो पारित किया गया था 1976 में पारित किया गया था। और बस इसमें यही पूछा गया है कि पहला बंधुआ श्रम उत्सादन अधिनियम कब पारित किया गया था। 1976 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में श्रम विधान का सिद्धांत नहीं है। श्रम विधान का सिद्धांत किसमें नहीं है। तो आप कहेंगे सर, अगर राष्ट्रीय अर्थनीति की बात करें तो ये तो इसमें तो श्रम विधान का सिद्धांत पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय एकात्मकता में भी श्रम विधान का सिद्धांत पाया जाता है। सामाजिक न्याय में भी श्रम विधान का सिद्धांत पाया जाता है। पाया किसमें नहीं जाता है। राजनीतिक कल्याण में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम श्रम विधान के सिद्धांत की बात करें तो किसमें किसमें पाया जाता है। सामाजिक न्याय, तीन तो ये हो जाएंगे, राष्ट्रीय अर्थनीति, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय एकात्मकता, और चौथा एक और हो जाएगा सामाजिक कल्याण। चौथा कौन सा हो जाएगा। सामाजिक कल्याण। तो इनमें क्या है, इनमें श्रम विधान सिद्धांत पाए जाते हैं। तो ये चार जो हैं श्रम विधान सिद्धांत हैं, कितने हैं, चार। एक तो ये हो गया, एक, दो, तीन, और इसके बाद में चौथा ही है। तो चार श्रम विधान सिद्धांत हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, राजनीतिक कल्याण। राजनीतिक कल्याण की जगह यदि होता सामाजिक कल्याण, कौन सा होता, सामाजिक कल्याण, तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाते। सामाजिक कल्याण ये पाया जाता है, जबकि राजनीतिक कल्याण जो है वो नहीं पाया जाता है। अगर हम आधुनिक सिद्धांत की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत देखने को मिलते हैं, इनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत में देखिए, आधुनिक सिद्धांत में देखने को मिलता है संरक्षा का सिद्धांत, संरक्षा का सिद्धांत, संरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत, और क्या देखने को मिलता है,
सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत। इसके बाद में निवारण का सिद्धांत, निवारण का सिद्धांत, और निवारण के सिद्धांत के बाद में आर्थिक विकास का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हम आगे जो हमारे और 200 क्वेश्चन होंगे या फिर इसी में कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये आधुनिक सिद्धांत बताते हैं श्रम कल्याण के, या फिर हम कह सकते हैं श्रम विधान के, लेबर लॉ के आधुनिक सिद्धांत कहलाते हैं। और जो सिद्धांत हैं वो स्पेशली 4 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। एक तो राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत और सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं। इसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन एक, चलिए अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में। काफी चीजें भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां पर हर एक क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बताते चलेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी छोटे टॉपिक होते हैं उन टॉपिक के नोट्स दिए जाते हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कारखाना अधिनियम शिशु स्वास्थ्य एवं नैतिकता अधिनियम 1802 कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ पे बनाया गया था? पहला कारखाना अधिनियम, विश्व का सबसे पहला कारखाना अधिनियम शिशु स्वास्थ्य एवं नैतिकता अधिनियम 1802 कहाँ पर बनाया गया था? तो आप लोग कहेंगे सर इंग्लैंड में बनाया गया था। किस जगह पर बनाया गया था? इंग्लैंड में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने से पहले जो भी अन्य चीजें दी गई उनके बारे में देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा कानून, इसका देखिए क्या है? सामाजिक सुरक्षा कानून प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 एक प्रकार का सोशल सिक्योरिटी या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा कानून है, सामाजिक सुरक्षा कानून है। नियामक श्रम कानून, श्रम संघ अधिनियम 1926 ये भी नियामक श्रम कानून है, ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सही हैं। इसके बाद में संरक्षात्मक श्रम कानून, तो इसका कारखाना अधिनियम 1948, तो ये पॉइंट भी ठीक हो जाएगा। श्रम कल्याण एवं निधि कानून, तो श्रम कल्याण एवं निधि कानून असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, जबकि ये कैसा है? ये तो सामाजिक सुरक्षा कानून है। ये जो कानून दिया गया है किस प्रकार का कानून दिया गया है? सामाजिक सुरक्षा कानून दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा कानून दिया गया है। और यहाँ पर बता दिया गया श्रम कल्याण निधि एवं कानून, तो श्रम कल्याण निधि यानी जो ईपीएफओ से संबंधित, ईपीएफओ एक्ट भी बोल सकते हैं, ईपीएफओ एक्ट अगर यहाँ पर दिया गया होता तो वो उसका राइट आंसर हो जाता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो श्रम कानून होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक तो होता है सामाजिक सुरक्षा कानून, दूसरा होता है नियामक श्रम कानून, और तीसरा कौन सा होता है? संरचनात्मक श्रम कानून, संरक्षात्मक श्रम कानून। एक कानून कौन सा होता है? एक कानून होता है श्रम कल्याण निधि कानून, एक चौथा ये भी होता है, एक चौथा ये वाला श्रम कल्याण निधि कानून। तो 4 कानून ये होते हैं। एक प्रकार और होता है मजदूरी संबंधी श्रम कानून। एक कौन सा होता है? मजदूरी संबंधी श्रम कानून, तो एक प्रकार का कानून ये होता है। तो टोटल अगर श्रम कानून की बात करें तो श्रम कानून कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जो पांचों प्रकार यहाँ पर लिखा है, 1 2 3 4 और 5, 5 प्रकार के श्रम कानून होते हैं। एक तो होता है नियामक श्रम कानून, संरचनात्मक श्रम कानून, श्रम कल्याण निधि कानून, सामाजिक सुरक्षा कानून, मजदूरी संबंधी श्रम कानून। तो ये 5 प्रकार के श्रम कानून होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि श्रम कानून होता क्या है, फिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, या फिर इसकी परिभाषा क्या है? तो आप बताएंगे सर श्रमिकों का वेतन, कार्य स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण,
रोजगार तथा गैर रोजगार से संबंधित विषयों पर जो कानून होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम श्रम कानून बोलते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इनकी आवश्यकता पड़ी औद्योगिक शांति बनाए रखने हेतु, श्रमिकों को संगठित करने हेतु, प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए इन कानूनों की आवश्यकता पड़ी। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रम कल्याण निधि कानून जो है वो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 नहीं है, जबकि ये तो कौन सा है, सामाजिक सुरक्षा कानून है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहला कारखाना अधिनियम बनाया गया था। भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया था, आप बताएंगे सर 1881 में भारत का पहला कारखाना अधिनियम आया था। भारत का पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्य निधि के क्षेत्र में पहला अधिनियम था। भविष्य निधि के क्षेत्र में पहला अधिनियम कौन सा था, भविष्य निधि अधिनियम 1925, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में आया था, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1929 में। तो ये जो दोनों दिए गए हैं यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि पहला अगर अधिनियम की बात, यहाँ पर पहले अधिनियम की बात हो रही है, तो पहला अधिनियम जो आया था वो आया था 1925 में, भविष्य निधि अधिनियम। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, श्रम कल्याण निधि कानून, इसका अगर हम एक वो बताएं कि इसके लिए कोई एक अधिनियम कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था ईपीएफओ एक्ट, तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 यहाँ पर हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1929 या 1952 वाला भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आप ये कूपन कोड यूज करके हमारा ईपीएफओ का बैच परचेज कर सकते हैं। इसमें स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बहुत ही कम क्लासेस के दौरान आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा कराया गया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कराया गया है। तो आप इसको परचेज करके एक बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, इसके डेमो जरूर लीजिएगा। फेस्ट 100 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मात्र 349 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध का प्रत्यक्ष संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान बहुत सारे दिए गए हैं। कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ पर, प्रस्तावना में श्रम संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, मूल अधिकार में दिए गए हैं, मूल अधिकार में। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए, यानी डीपीएसपी लिख सकते हैं हम, डीपीएसपी में दिए गए हैं। और कहाँ दिए गए हैं, विधायी शक्तियों के विभाजन में, विधायी शक्तियों के विभाजन में। देखिए, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। विधायी शक्तियों का विभाजन जो होता है वो कैसे होता है, 3 सूचियों के माध्यम से होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों के माध्यम से क्या होता है, विधायी शक्तियों का विभाजन होता है। ये जो विधायी शक्तियां हैं वो कितने, 3 सूचियों के माध्यम से इनका विभाजन किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद में श्रम कानून प्रशासन, श्रम कानून प्रशासन, तो इन सब में क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। श्रम संबंधी प्रावधान या उपबंध के बारे में प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है मूल अधिकार, तो ये बिल्कुल सही बात है, मूल अधिकार में प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है, श्रम संबंधी जो उपबंध है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें भी देखने को मिलता है। संघ सूची, जो कि मैंने बताया था विधायी शक्तियों के विभाजन में, संघ सूची में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्रस्तावना में, चलिए आपको मूल अधिकार के बारे में पता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पता है, संघ सूची में पता है, लेकिन प्रस्तावना में कहां पर श्रम संबंधी उपबंध देखने को मिलते हैं। तो प्रस्तावना में आपको न्याय के बारे में पढ़ाया गया होगा। किसके बारे में पढ़ाया गया होगा, न्याय के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, जिसमें जो सबसे पहला न्याय है वो कौन सा है, सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा है, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा कौन सा है, राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय जो है वो कहीं ना कहीं श्रम संबंधी उपबंध से संबंधित है। कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? श्रम संबंधी उपबंध से संबंधित है। देखिए मैंने ऊपर भी आपको यहाँ पर बताया था, जब सिद्धांत के बारे में बताया था, सामाजिक न्याय श्रम विधान यानी लेबर लॉ का सिद्धांत माना जाता है, और जबकि राजनीतिक कल्याण जो है ये नहीं माना जाता सिद्धांत। तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में जो भी वर्णन दिया गया है प्रस्तावना में, वहां पर न्याय के बारे में बताया गया है। तो न्याय में जो सामाजिक न्याय है ये सीधा सीधा संबंधित किससे होता है? लेबर लॉ से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? लेबर लॉ से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेहतरीन सा क्वेश्चन, पढ़िएगा इसको। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाए गए हैं। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया है? तो आप लोग बताएंगे सर 2008 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कौन स्वास्थ्य संबंधी उपबंध नहीं है? कौन सा है जो स्वास्थ्य संबंधी उपबंध नहीं है? तो आप लोग बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पीने का जल, संवातन और तापमान, विनिर्माण प्रक्रिया या प्रकाश। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कौन सा स्वास्थ्य संबंधी, किसके बारे में बात हो रही है? स्वास्थ्य संबंधी उपबंध नहीं है। तो पीने का जल ये तो स्वास्थ्य से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। तापमान और संवातन ये भी हेल्थ से संबंधित है। लाइट ये भी हेल्थ से संबंधित है। लेकिन अगर हम विनिर्माण प्रक्रिया की बात करें तो विनिर्माण प्रक्रिया से मतलब मैन्युफैक्चरिंग से तो कोई हेल्थ का संबंध है नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी की हो रही किसी चीज की तो वो क्या सीधे सीधे हेल्थ से संबंधित होती है। कारखाना अधिनियम में जो उपबंध दिए गए हैं विनिर्माण प्रक्रिया, ये हेल्थ से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सुरक्षा संबंधी उपबंध कौन से हैं? सुरक्षा संबंधी उपबंध किसके बारे में बात हो रही है? सिक्योरिटी से रिलेटेड या सुरक्षा संबंधित। तो अत्यधिक, यहां पर देखिए क्या है, ये ऑप्शन हटा दीजिए, मतलब ठीक नहीं है। दाब संयंत्र ये सही हो जाएगा। स्वतः क्रिया मशीनें तो ये भी भाई सुरक्षा संबंधी उपबंध है। इसके बाद में उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वतः क्रिया मशीनें हैं, मतलब अपने आप जो मशीनें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी सुरक्षा देखनी चाहिए ना। अगर सुरक्षा नहीं देखी जाएगी तो उसमें लॉस किसका हो सकता है? जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होंगे, जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहे होंगे, तो उनका नुकसान हो सकता है। उनके उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड वहां पर उनको नुकसान हो सकता है, मतलब उनको हानि पहुंच सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु कक्ष है। शिशु कक्ष है तो ये कैसा कक्ष है? शिशु कक्ष जो है वो कल्याण संबंधी उपबंध है, सुरक्षा संबंधी उपबंध है, स्वास्थ्य संबंधी उपबंध है, या उपयुक्त सभी है। तो आप लोग बताएंगे जो शिशु कक्ष है, शिशु कक्ष किसके लिए बनाया गया है? महिलाओं के जो बच्चे हैं छोटे, तो उन बच्चों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए, उनको सुलाने के लिए, तो वो शिशु कक्ष बनाए गए हैं। तो इस वजह से क्या है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के कल्याण की बात की गई है। तो ये जो संबंध है, इसका जो उपबंध है वो क्या हो जाएगा? कल्याण संबंधी उपबंध हो जाएगा। शिशु कक्ष जो है वो कैसा है? कल्याण संबंधी उपबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब होता है? 1919 में होता है। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए गए 1919 के। एक तो दिया गया है वर्ष 1919 में वर्साय की संधि से, जो कि ये राइट आंसर हो जाएगा। और 1919 में बर्न की संधि से, ये तो गलत हो जाएगा। तो 1919 में वर्साय की संधि से किसका होता है गठन? श्रम संगठन का गठन होता है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन होता है वो कब होता है? 19 अप्रैल 1919 में किसकी संधि के द्वारा होता है? वर्साय की संधि से इसका गठन होता है। वर्साय की संधि से इसका गठन होता है। और भी अगर देखिए डिटेल में और आपको पढ़ना है और डिटेल में जानकारी हासिल करनी है, तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का जो मैराथन वीडियो कराया है मैंने,
उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आईएलओ के बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट के बारे में, उसके उद्देश्य क्या है, मौलिक सिद्धांत क्या है, उसकी संरचना क्या है, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, स्थापना कब होती है, हर एक चीज के बारे में बताया है। इसके अगर हम संस्थापक देश की बात करें तो भारत इसका संस्थापक देश माना जाता है। मतलब भारत भी इसका कैसा देश है, जब इसकी स्थापना होती है तब से भारत इसका सदस्य माना जाता है, सदस्य बना हुआ है। और भारत ने इसका कार्यालय भी नई दिल्ली में ओपन किया था। आप लोग कमेंट में बताएंगे, आप वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की जो मैराथन वीडियो उसको देख कर आइएगा, और वहां पर मैंने आपको डिटेल से सारी चीजें बताई हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट बताएंगे कि भारत ने अपना कार्यालय कब ओपन किया था। आईएलओ का भारत ने अपना कार्यालय जो है नई दिल्ली में कब स्थापित किया था, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और भारत परमानेंट मेंबर कब बन गया था आईएलओ का, ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का गठन होता है। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का गठन कब होता है? आपको इतना याद रखना होगा कि जो आईएलओ की स्थापना होती है वो कब होती है? 19 अप्रैल 1919 को होती है। 19 अप्रैल 1919 को होती है। अगर हम बात करें प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में ही होता है। अब देखिए 1919 के कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो 29 सितंबर होगा या तो 29 अक्टूबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर 1919। 29 अक्टूबर 1919 को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का पहला सम्मेलन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस प्रथम प्रबंध निदेशक थे। तो ये पहले फ्रेंच के थे। एक तो अल्बर्ट थॉमस जो पहले प्रबंध निदेशक थे, वो किसके थे? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के, यानी आईएलओ के पहले प्रबंध निदेशक थे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रम कानून की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में कौन से श्रम कानून की आवश्यकता नहीं है? तो राजतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु श्रम कानून की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि किसके लिए होती है श्रम कानून की आवश्यकता? औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए होती है, श्रमिकों को संगठित करने के लिए होती है, और राजतंत्र के लिए श्रम कानून की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यहाँ पर तो राजतंत्र जो है वो तो लोगों के, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर को देखते हुए होता है। यहाँ पर तो पॉलिटिकल का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर तो किसके लिए कानून बनाए जाते हैं? यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं जो श्रमिक लोग होते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं श्रम कानून के अंदर। कल्याणकारी राज्य हेतु भी क्या होती है? श्रम कानून की आवश्यकता होती है। अगर राज्य में रहने वाले जितने भी लेबर हैं, श्रमिक हैं, वो अच्छे से रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, उनका जीवन यापन सही से होगा, तो जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, एक कल्याणकारी राज्य बनकर उभरेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालात श्रम, फोर्स्ड लेबर तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिषेध किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 23। धारा 23 में, या फिर अनुच्छेद 23 में प्रतिषेध किया गया है, मतलब रोका गया है बालात श्रम को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 डी के अंतर्गत, 39 डी के अंतर्गत क्या वर्णन दिया गया है? 39 डी के अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई कार्य समान है, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रसूति राहत की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो आप लोग बताएंगे सर ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रसूति हितलाभ या मैटरनिटी लीव के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ए किससे संबंधित है? 43 ए जो संबंधित है वो संबंधित है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, मतलब प्रबंधन में, मैनेजमेंट में श्रमिकों की, लेबर की सहभागिता होना। अगला क्वेश्चन है, श्रम संबंधी प्रावधान समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। श्रम संबंधी प्रावधान जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, वो कौन सा है? पेंशन वृत्ति। पेंशन वृत्ति समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। सामाजिक बीमा,
श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा, ये सभी किस में शामिल हैं? ये सभी समवर्ती सूची में शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर सूची के बारे में बात करें, किसके बारे में? सूची के बारे में, यानी लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट के बारे में आपको तीन चीजें याद रखनी होंगी। पहली चीज तो ये याद रखनी होगी कि जो पॉइंट है, ये जो लिस्ट है, वो कितने टाइप की होती हैं? ये विधायी शक्तियों का विभाजन करती हैं। विधायी शक्तियों का विभाजन, जैसे कि एक तो होती है संघ सूची, एक कौन सी होती है? संघ सूची। एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। एक कौन सी होती है? समवर्ती सूची। संघ सूची की अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना होगा कि संघ सूची में केंद्र सरकार विषय बनाती है। सॉरी, के संघ सूची के जितने भी विषय हैं उसमें केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाएगी, केंद्र कानून बनाएगी। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करेंगी? इसके लिए कानून बनाएंगी, इसके जो विषय होंगे। तो ये आपको याद रखने होंगे, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने होंगे। और अधिक जानकारी के लिए जब हम आपकी पॉलिटी की मैराथन क्लास लेंगे तो उसमें आपको डिटेल से इनके बारे में समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति किस स्थिति में दी जाती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्थायी आंशिक अशक्तता में। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी पूर्ण अशक्तता में, ये भी इसका, चलिए हाँ इसमें दिया तो गया ऑप्शन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों दिए गए हैं वो तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्षतिपूर्ति यानी जो कंपेसेशन है वो कब दिया जाता है? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के आधार पर दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? चाहे वो स्थायी आंशिक, मतलब अशक्तता का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपाहिज कह सकते हैं हम, अपाहिज। तो स्थायी आंशिक है, एक तो परमानेंट है लेकिन कैसी है? बहुत कम है, आंशिक रूप से है। अस्थायी पूर्ण अशक्तता, नॉन परमानेंट है लेकिन कैसी है? पूर्ण अशक्तता है, मतलब पूरी तरीके से अपाहिज हो चुका है। तो इन स्थितियों में क्या है? कंपेसेशन दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं मुआवजा दिया जाता है। मृत कर्मचारी के आश्रित कौन होंगे? तो मृत कर्मचारी के आश्रित ये सभी होंगे। उन मृत कर्मचारी होगा उसकी पत्नी जो कि विधवा हो जाएगी, उसका दत्तक पुत्र होगा वो भी इसका आश्रित होगा, आश्रित व्यक्ति होगा। इसके बाद में विधवा माता, यदि माता जी हैं और वो विधवा हैं तो वो भी क्या होंगे? वो भी इसके लिए आश्रित होंगे। अगला क्वेश्चन, कर्मकार क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने की स्थितियां हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने की स्थितियां हैं। अगर श्रमिक शराब या नशीली मादक वस्तु के प्रभाव में दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इससे क्या होगा? तब भी भुगतान नहीं किया जाएगा, क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानबूझकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर दुर्घटना होने की स्थिति में भी भुगतान नहीं किया जाएगा, ये भी इसका राइट आंसर। जानबूझकर सुरक्षा उपकरण का उल्लंघन करने में दुर्घटना होने की स्थिति में, तो ये भी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत श्रम संघ के नाम में परिवर्तन हेतु कुल कितने सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है? कितने सदस्यों की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम संघ के कुल सदस्यों का 2/3, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, श्रम संघ का पंजीकरण रद्द होता है अगर, श्रम संघ का पंजीकरण कब रद्द होगा? इस स्थिति में देखेंगे कब कौन सी स्थिति में रद्द होता है? श्रम संघ पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कोई दिया जाता है तब रद्द किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संघ अस्तित्वहीन हो गया हो या श्रम संघ अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो इस स्थिति में भी क्या है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। पंजीकृत श्रम संघ में आवश्यक संस्था संख्या में सदस्य नहीं रह गए हैं, मतलब जितने सदस्य संख्या आवश्यक है उतने सदस्य नहीं रह गए हैं, तब भी क्या है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी स्थिति में।
अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए, मजदूरी से अनाधिकृत कटौतियों को रोकना। मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या कहता है? मजदूरी भुगतान तो अधिनियम यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मजदूर है, वो मजदूरी तो उसको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। और उतनी मजदूरी उसको कब मिल सकती है? जब उनके लिए कटौतियां ना की जाए। मतलब एक हर बहुत से प्रकार की कटौतियां कर ली जाती है, मतलब बता दिया जाता है कि ये कटौती की गई, वो कटौती की गई, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कटौतियां कर ली जाती हैं। तो उन सभी को रोकने के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लाया गया था। और इसका उद्देश्य भी यही रहता है कि मजदूरी से कोई भी अनाधिकृत कटौतियां ना की जाएं। मतलब ऐसी कटौतियां ना की जाएं जो मालिक अपने मन से कर रहा है, इस प्रकार की कटौतियां ना की जाएं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन, यानी ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मजदूरी के नियमित भुगतान की व्यवस्था करना। मतलब मजदूरी के नियमित भुगतान की जो है वो नियमित भुगतान होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं 30 दिन की व्यवस्था की गई है कि 30 दिन का मजदूरी मिलनी चाहिए, 30 दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए। अब कब से कब तक मजदूरी मिलनी चाहिए? तो जहां पर कम कर्मचारी हैं वहां पर तो 7 दिन के अंदर मजदूरी दी जानी चाहिए। मतलब अगर कोई डेट हो रही है, नियोजित होने वाली डेट से 7 दिन के अंदर मजदूरी मिल जानी चाहिए। जहां पर अधिक संख्या में कर्मचारी हैं वहां पर 10 से 15 दिन, 10 दिन का समय मिलना चाहिए। वहां पर 10 दिन का समय होता है कि 10 दिन के अंदर मजदूरी, या फिर हम कह सकते हैं जो पेमेंट हो वो मिलना चाहिए। और जो पेमेंट है वो किस मोड में? या तो ऑफलाइन कैश के मोड में होना चाहिए, या तो बैंक ट्रांसफर के मोड में होना चाहिए यदि कर्मचारी चाहे तो। वरना तो कैश, जो वैधानिक मुद्रा है, लीगल टेंडर मनी है, उस माध्यम से क्या होना चाहिए? मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखिए, अवैध मुद्रा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना। अवैध मुद्रा में तो नहीं होगा ना, किस में होगा? वैध मुद्रा में होगा, वैध मुद्रा में। तो ये इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान के लिए वैध मुद्रा माना जाता है चालू सिक्के में, करेंसी नोट में, चेक से मजदूरी, या सिंह बैंक के खाते में स्थानांतरण में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चेक से मजदूरी या सिंध बैंक के बैंक खाते में सीधे, यहां पर सीधे कर लीजिए, सीधे बैंक खाते में स्थानांतरण। चेक से, या चेक से मजदूरी या सीधे बैंक खाते में, जिसे नेफ्ट वगैरह कहते हैं ना, नेफ्ट होता है, NEFT, नेफ्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत जुर्माने के लिए कटौतियां हो सकती हैं। जुर्माने के लिए किस प्रकार की कटौतियां हो सकती हैं? देय मजदूरी के 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। जब 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए तो ये तो गलत हो जाएगा। 5% से अधिक, ये भी गलत हो जाएगा। पूरे महीने की मजदूरी तो काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कितनी नहीं होनी चाहिए? 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए कटौतियां। कोई भी कटौतियां हैं वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कटौतियों के प्रकार हैं। कटौतियों के कौन कौन से प्रकार हैं? जुर्माने के लिए कटौती की जा सकती है, अगर कोई जुर्माना लगाया गया तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। काम में अनुपस्थिति के लिए कटौतियां, अगर काम में कोई अनुपस्थित है, absent हो गया है, काम पर नहीं आया है, तो उसके लिए भी क्या है? मालिक कटौती कर सकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नुकसान या हानि की स्थिति में यदि किसी मजदूर या कर्मचारी के द्वारा नुकसान किया गया, कंपनी का या फैक्ट्री में कोई भी जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उस वस्तु का नुकसान किया गया, तो उसके लिए भी कटौती की जा सकती है। तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सरकार द्वारा नियत मजदूरी दरें नहीं है। यानी नियत मजदूरी दरें नहीं है सरकार के द्वारा, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिकाल दर। तो अतिकाल दर जो है वो नियत मजदूरी दरें नहीं है, ये पूछा गया है। जबकि ये कैसी है? ये तो नियत मजदूरी दर है। इसके बाद में कालानुपाती दर, ये भी कैसी है? नियत मजदूरी दर है। और यहाँ पर पूछा गया कि नियत मजदूरी दर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकाल दर। ये नियत मजदूरी दर नहीं है। प्रत्याभूति कालानुपाती दर, ये भी नियत मजदूरी दर नहीं, सॉरी, ये नियत मजदूरी दर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण अधिकतम कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण मतलब जो न्यूनतम मजदूरी दर है कि मिनिमम से मिनिमम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए। मिनिमम मतलब एक मजदूरी दर निर्धारित कर दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी अगर काम कर रहा है, कोई लेबर यदि काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो एक उसको इतनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन यापन कर सके। तो ये जो पुनरीक्षण है, इनका मतलब इनकी देख रेख कब होनी चाहिए, मतलब कितने कितने समय पर इन पर बात की जानी चाहिए, इन पर सुधार में बात की जानी चाहिए, मजदूरी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। इन पर जो बातचीत है या पुनरीक्षण है वो कब तक किया जाना चाहिए, कितने वर्ष के अंतराल में किया जाना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के अंतराल में। प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम मजदूरी दर के बारे में पुनरीक्षण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियोजक के अंशदान की दर कर्मचारियों के मजदूरी का कितना प्रतिशत है? नियोजक के अंशदान की दर, जो नियोजक होगा यानी जो मालिक होगा, मालिक कितनी मालिक की कितनी होगी, और इसके बाद में कर्मचारियों के मजदूरी का कितना प्रतिशत है? मान लेते हैं कर्मचारी की मजदूरी जो है वो 10,000 रुपए है, सीधा सीधा पड़ जाएगा इसीलिए मैंने 10,000 लिया। 10,000 रुपए है, अगर 10,000 रुपए है और वो जो मजदूर है, मजदूर की सैलरी कितनी है? मजदूर की सैलरी 10,000 रुपए है। अब यही मजदूर किसका? ईपीएफओ एक्ट का, कर्मचारी राज्य बीमा, यहां पर ये लिख लीजिए, कर्मचारी तो ईपीएफओ जो एक्ट है इसका अगर देखिए, इसका इसमें अगर कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत अगर वो है, मतलब इसका लाभ ले रहा है, तो इसमें जो मालिक को है, मालिक को इतनी सैलरी, अगर सैलरी मजदूर की 10,000 रुपए है, तो मालिक को कितना प्रतिशत देना होगा? मालिक को 4.7% देना होगा। कितना प्रतिशत देना होगा? 4.75% देना होगा मालिक को। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कर्मचारियों को कितना प्रतिशत है। मालिक का अगर 4.75% है तो कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज आप लोग हिंट में याद रखिएगा, इसका जो कर्मचारियों का प्रतिशत है इससे लगभग आधा ही है, आधे से थोड़ा सा कम रहेगा, आधा मान के चलिए आधा होगा। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट बताइएगा, एक्यूरेट कितना है, तो कितना है इसके अनुसार? 4.75%। यानी अगर हम बात करें 10,000 का 4.75% जो है वो किसको देना होगा? वो देना होगा मालिक को, और बाकी का किसको देना होगा? बाकी को मजदूर का देना होगा, जितना भी मतलब इस बीमा का लाभ अगर लेता है तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.75%। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? खतरनाक प्रक्रिया जो है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? पहली अनुसूची के अंतर्गत आती है। बोनस आयोग का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एम.आर. मेहर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को एक लेखा वर्ष के अंत में कितना बोनस दिया जाता है? एक लेखा वर्ष के अंत में कितना बोनस दिया जाएगा? कम से कम 8.33%। कितना बोनस दिया जाना चाहिए? कम से कम 8.33%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम बोनस प्रतिशत दिया जाता है। न्यूनतम और अधिकतम बोनस प्रतिशत कितना दिया जाता है? एक तो न्यूनतम कितना है, कम से कम मैंने आपको बताया 8.33%, और अधिकतम कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। 40 यहाँ तो गलत हो जाएगा, बाकी 8.3, यहाँ पर न्यूनतम 5%, ये तो गलती है पहले से ही। यहाँ पर दो ही ऑप्शन बन रहे थे, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी। यहाँ पर 40, देखिए 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 40% तो बोनस नहीं दिया जा सकता है, जबकि 20% बोनस दिया जा सकता है अधिकतम। बाकी अगर ये आपने कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो कोर्स एक बार जरूर परचेज कर लीजिएगा। जितना मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, 349 रुपए,
₹349 ये मान के चलिए पीडीएफ का ही प्राइस है। पीडीएफ के ही प्राइस आपको पूरे कोर्स का प्राइस मिल रहा है। आपके आगे आने वाला अगर कोई, जब आप अगली बार फॉर्म भरेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। इसकी पीडीएफ बहुत ही अच्छी दी गई है, आप अच्छे से कंटेंट पढ़ सकते हैं। समय कम है, कम समय में भी अगर आप तैयारी करना चाहें, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हैं, तब आप वीडियो लेक्चर भी पूरे देख लेंगे और साथ ही साथ में पूरा कंटेंट भी कवर कर लेंगे, और पीडीएफ के माध्यम से आप रिवाइज भी बार बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी के लिए किसी कर्मचारी के लिए योग्यता शर्तें हैं। किसी कर्मचारी के लिए योग्यता शर्तें कौन कौन सी हैं? कोई कर्मचारी अपने प्रतिष्ठान में किसी लेखा से कम 30 दिनों तक कार्य किया हो, जिन कर्मचारियों की मासिक मजदूरी 21,000 रुपए हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम और अधिकतम समय सीमा। बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम कितने होने चाहिए? 8 महीने होने चाहिए। तो देखिए 8 कहाँ पर है? केवल एक ही जगह पर है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम 8 महीने और अधिकतम 2 वर्ष होनी चाहिए। किसी कर्मचारी को उपादान की दरें दर उपादान की दर निर्धारित की गई है। उपादान की दर जो है वो कितनी निर्धारित की गई है? तो आपको याद रखना होगा, उपादान की दर जो निर्धारित की गई, प्रत्येक वर्ष में सेवा के बदले 15 दिनों की मजदूरी, प्रत्येक वर्ष की सेवा के बदले 7 दिनों की मजदूरी। ये किसके अनुसार है? मौसमी उपक्रम की स्थिति के अनुसार है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा उपादान को किस बीमा के अंतर्गत बीमाकृत कराना अनिवार्य होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। लेकिन आप लोगों को यहाँ बिल्कुल क्लियर पूछ लिया गया, 1986 तो सभी में है, तो ये लागू किया गया था दिसंबर के महीने में। 23 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे व्यवसाय जिसमें किसी भी बालक अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को ना तो नियोजित किया जा सकता है और ना ही उन्हें काम पर करने की अनुमति दी जा सकती है, तो वो व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं? वो व्यवसाय, गोताखोरी का व्यवसाय हो सकता है। मतलब देखिए, गोताखोरी का मतलब क्या है? समुद्र में या नदी में जो गहरे गहरे स्थान है, तालाब वगैरह है, वहां पर नीचे से कुछ सामान निकालना, जो तालाबों से समुद्रों से कुछ ना कुछ सामान निकालना, या फिर कुछ भी चीजें हैं, तो गोताखोरी के माध्यम से होता है। हथियारों की देखभाल के लिए भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं रखे जा सकते हैं। सर्कस में भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं रखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, किसी भी किशोर को कार्य पर नियोजित करने का समय कितना होना चाहिए? तो किसी भी किशोर को कार्य पर नियोजित करने का जो समय है वो सुबह 8 बजे से होना चाहिए। तो देखिए 8 कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं? तो केवल एक जगह पर दिया गया है, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच में होना चाहिए। सप्ताह में केवल 12 घंटे, तो 12 घंटे तो नहीं बल्कि ज्यादा कराया जा सकता है, लेकिन सुबह 8 बजे से 7 बजे के बीच में। सप्ताह में 3 दिन के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सप्ताह में 3 दिन के लिए नहीं, ज्यादा दिन, मतलब जो भी है, इस सप्ताह में केवल एक छुट्टी दी जा सकती है, तो वो छुट्टी इसको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक उत्पीड़न निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन सा जो है वो लैंगिक उत्पीड़न नहीं है? शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, तो ये तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आ जाता है, तो ये तो सही है। इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया नहीं है, स्त्रियों से बातें करना, सिर्फ बात करने से लैंगिक उत्पीड़न नहीं होता है। मतलब अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं आएगा। लैंगिक अतियुक्त तो टिप्पणियां करना, अगर टिप्पणियां, देखिए बात करने के साथ साथ में कोई कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। अश्लील साहित्य अगर दिखा रहे हैं तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बातें करना केवल लैंगिक उत्पीड़न का हिस्सा नहीं माना जाता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य के घंटे और कालावधि संबंधी प्रावधान हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसी भी किशोर से 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा, ये भी इसका राइट होगा। ये पॉइंट सही हो जाएगा। किसी भी किशोर को लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। किसी भी किशोर से अतिकाल यानी ओवर टाइम कार्य नहीं लिया जाएगा। ओवर टाइम कार्य नहीं लिया जाएगा। 6 घंटे से जब अधिक नहीं लिया जा सकता तो ओवर टाइम तो कर ही नहीं सकता वो, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिषेध अधिनियम 2013 के अंतर्गत नियोजक के कर्तव्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, ये तो कर्तव्य इसका होता है भाई नियोजक का। आंतरिक समिति का गठन करना, ये भी कर्तव्य है, क्योंकि अगर आंतरिक समिति के गठन के माध्यम से अगर लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो महिला आंतरिक समिति में तो ही शिकायत करेगी, तो ये भी इसका कर्तव्य होता है। इसके बाद में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के सदस्यों को हतोत्साहित करना। देखिए, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के सदस्यों को हतोत्साहित करना, ये जो है वो किसका नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है नियोजक का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम के उपबंधों को सरल बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं कराना, ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों तो सही है, बल्कि ये तीनों नियोजक के कर्तव्य हैं ऑनर के। लेकिन ऑप्शन डी जो दिया गया है, हतोत्साहित करना आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के सदस्यों को, तो ये क्या है, ये इसका कर्तव्य नहीं होगा नियोजक का कि वो आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के सदस्यों को हतोत्साहित करे। अगला देखिए क्वेश्चन, 19 अप्रैल 1919 को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के अंतर्गत हुई थी? वर्साय की संधि के अंतर्गत हुई थी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कहां पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य नहीं है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य नहीं है। देखिए क्या क्या है उद्देश्य नहीं है। वैश्विक और स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय, अब यहाँ पर बात हो गई सामाजिक न्याय की, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक असमानताओं को खत्म करना, आर्थिक असमानताओं, यहाँ पर जहां पर इनइक्वेलिटी की बात हो रही है, इकोनॉमिकल इनइक्वेलिटी की बात हो रही है, तो इसको खत्म करना। मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और गरीब और ज्यादा गरीब हो जाए, तो इन्हीं को खत्म करने के लिए तो ये श्रम कानून बनाए गए हैं, जिससे कि सभी को एक जीवन निर्वाह योग्य करने मजदूरी मिले, एक अच्छा वेतन मिल सके, तो इसीलिए तो ये श्रम कानून बनाए गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी इसी प्रकार करता है। कल्याणकारी कार्य के लिए जीवन स्तर को उच्च बनाने का संभव प्रयास करना, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। कल्याण में विभिन्न देशों के साथ समन्वय करना, कल्याण व्यापार में विभिन्न देशों के साथ समन्वय करना, ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये तो व्यापार बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, सभी देश या राष्ट्र ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था, कहां पर हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद में क्या होता है? इसी के बाद में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नए उद्देश्य आते हैं, जो 14 उद्देश्य हैं वो आते हैं, पारित होते हैं। 14 उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य होता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य कौन होता है? जो देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होगा वो किसका होगा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संरचना के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जो संरचना है, इसमें 3 लोग आते हैं। कौन कौन 3 लोग आते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना में 3 लोग आते हैं। एक तो आता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। एक कौन आता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, तो ये भी आता है। इसके बाद में और कौन आता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय भी आता है और शासी निकाय भी आते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना में ये जो है, ये भारत का मंत्रालय है, भारत का मंत्रालय है, ना कि आईएलओ की संरचना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने हेतु कोई देश कितने प्रतिनिधि नियुक्त करता है? कोई देश कितने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है? देश की बात हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देश की बात हो रही है। तो कितने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है? 4 प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। अगर यहाँ पर शासी निकाय की बात करें तो शासी निकाय कितने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है? शासी निकाय आप कहेंगे सर 56 प्रतिनिधि शासी निकाय नियुक्त कर सकता है। 56 प्रतिनिधियों की संख्या होती है किसमें? शासी निकाय में। तो 4 कौन कौन से होते हैं? तो 2 सरकार के होते हैं, एक नियोजक का और एक श्रमिक का प्रतिनिधि होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया 56। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य नहीं है। यहाँ पर पूछा गया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना ही है, तो इसका कार्य भाई अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करता है कि किस प्रकार से लेबर से कार्य किया जाना चाहिए, कितने घंटे काम किया जाना चाहिए, कैसी कार्य की स्थिति होनी चाहिए, कार्यस्थल कैसा होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य को लेकर कैसी देखभाल हो रही है, वो सारी चीजें वो मानक स्थापित करता है। मतलब ये सभी मानक कौन स्थापित करता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापित करता है। श्रम संबंधी शोध तथा अध्ययन करना, ये भी इसका कार्य है। अभिसमय के प्रस्तावित विषयों का परीक्षण करना, ये इसका कार्य नहीं है। इनका परीक्षण कौन करेगा? परीक्षण तो दूसरे लोग करेंगे, बल्कि ये क्या करते हैं, ये इनका काम होता है रूल बनाना, श्रम संबंधी शोध एवं अध्ययन करना, श्रम संबंधी विषयों पर सूचनाओं का संग्रहण और वितरण करना, संग्रहण करना और साथ ही साथ में वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये इनका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख कार्य हैं। रोजगार एवं श्रम मंत्रालय जो है वो भारत सरकार का एक मंत्रालय है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में सहायता करना, राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु सभी वर्गों के श्रमिकों को शिक्षित करना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की निगरानी करना। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लेबर ब्यूरो द्वारा क्या प्रकाशित किया जाता है? आप याद रखेंगे, एक तो भारतीय श्रम जर्नल जो कि मासिक होता है, एक वार्षिक भारतीय श्रम सांख्यिकीय होता है, भारतीय श्रम वर्ष पुस्तक वार्षिक होता है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ उद्योग तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान करते हैं। उपयोग किसमें? उद्योग तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदान करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य निधि प्रदान करते हैं, पेंशन फंड प्रदान करते हैं, तो दोनों तो प्रदान करते हैं। तीसरा क्या है? लिंक्ड बीमा फंड, तो ये तीनों प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मुख्य श्रम आयुक्त चीफ लेबर कमिश्नर का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, कौन सा कार्य नहीं है? तो श्रम संघ सदस्यता का सत्यापन करना है, ये तो इसका कार्य है। शिकायतों की जांच करना है, ये भी इसका कार्य है। केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों को लागू करना, ये भी इसका कार्य है। अधिकतम मजदूरी की बैठकों को आयोजित करना, ये इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कार्य नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अंशदान की छूट दी गई है। श्रमिकों को अंशदान की छूट दी गई है। कहाँ पर? कितनी? जो श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपए मजदूरी अर्जित करते हैं उनको अंशदान की छूट दी गई है। किसमें? कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत। उनको कर्मचारियों को कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, बल्कि उसका जो मालिक होगा, नियोजक होगा, उसके द्वारा ही सारा पेमेंट किया जाना चाहिए, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रमिक और राज्य बीमा निगम चिकित्सकीय खर्च को किस अनुपात में वहन कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रमिक और राज्य बीमा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 7:1 के अनुपात में चिकित्सीय खर्च को वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा बीवी गिरी भारत सरकार द्वारा बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। बीबी गिरी अप्रोच भी है श्रम श्रम विधान में, लेबर लॉ में, जो कि मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिटेल से बताई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है वो किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित हुआ था। भारत सरकार द्वारा वेज बोर्ड का गठन किस लिए किया गया था? वेज बोर्ड का जो गठन है वो इसलिए किया गया था वेतन निर्धारण संबंधी आने वाली समस्याओं पर अंकुश लगाने हेतु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचकांक समीक्षा समिति इंडेक्स रिव्यू कमेटी सरकार को किससे संबंधित सलाह देती है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित सरकार को सलाह देती है। भारतीय संविधान में श्रम को किस सूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में श्रम को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संहिता 2019
कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत किन श्रम विधानों को एक रूप दिया गया है? तो कौन कौन से श्रम विधान है जिनको एक रूप दिया गया है? समान पारिश्रम, यहाँ पर समान कर लीजिए, सम्मान नहीं है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 इसको दिया गया है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 इसको भी दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 तथा बोनस मजदूरी अधिनियम 1965। तो इन सभी को मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक रूप दिया गया, मतलब एक साथ इनको कंबाइंड के बनाया गया है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोर वेजेस यानी फर्श मजदूरी को कितने साल बाद संशोधित किया जाता है? फ्लोर वेजेस को कितने साल बाद संशोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 5 साल बाद संशोधित किया जाता है। मजदूरी संहिता 2019 के अनुसार अगर श्रमिक सामान्य दिवस में अधिक कार्य करते हैं तो उन्हें कितना अति समय या ओवर टाइम दिया जाएगा? तो उन्हें कितना ओवर टाइम दिया जाएगा? मतलब उनकी जो भी सैलरी बनती है तो उसका दोगुना, मतलब 1 घंटे में यदि उनको 200 रुपए मिलते हैं, अगर वो ओवर टाइम करता है तो 1 घंटे का उसको कितना मिलेगा? 1 घंटे का उसको 400 रुपए मिलेगा, मतलब दोगुना मिलेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम सामान्य मजदूरी दर से दोगुना। मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत कितने प्रतिशत अधिलाभांश यानी बोनस जो है नियोजक द्वारा दिया जाना चाहिए? प्रतिवर्ष कितना बोनस दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? देखिए जो अधिकतम बोनस है वो कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए, और जो कम से कम बोनस है वो कितना होना चाहिए? 8.33% होना चाहिए, या 100 रुपए, जो भी अधिक हो। मतलब अगर 8.33% 100 से ज्यादा है, 150 है, तो 150 दिया जाएगा, ना कि 100 दिया जाएगा। अगर 8.33% मान लेते हैं 90 रुपए है, तो 90 नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? 100 रुपए दिए जाएंगे बोनस के। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयुक्त संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का कल्याण करना सामाजिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य है। अगला को देखिए क्या दिया गया ऑप्शन, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का कल्याण करना, ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। एक मिनट, यहाँ पर श्रमिकों के कल्याण की बात हो रही है, यहाँ पर कल्याण की तो बात की नहीं गई है, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी है वो किससे संबंधित होता है? नहीं, ठीक है, यही ठीक है, कल्याण है। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा से संबंधित है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगठित श्रमिक के उदाहरण है। असंगठित श्रमिक के उदाहरण कौन से हैं? स्वनियोजित श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक, गीग श्रमिक। उपयुक्त सभी। कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अंतर्गत नियोजक और श्रमिक वित्त पोषित करेंगे। नियोजक और श्रमिक किसको किसको वित्त पोषित करेंगे? कर्मचारी भविष्य निधि को, कर्मचारी पेंशन योजना को, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना को। उपयुक्त सभी को वित्त पोषित करेंगे। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिसमें कम से कम श्रमिक हों। तो जिसमें कम से कम कितने श्रमिक हों? 300 श्रमिक हों। श्रम संघ में वार्ता संघ और परिषद के अंतर्गत श्रमिक सदस्यों की सदस्यता प्रतिशत 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 51% कर दिया गया है। इसमें देखिए पहले कितने थे? पहले 200 थे। पहले कितने थे? पहले 200 श्रमिक थे। बाद में कितने कर दिए गए? बाद में 300 कर दिए गए। बाद में 300 कर दिए गए। इसमें देखिए क्या है, इसमें पहले कितना था? पहले 75% था, बाद में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट, और 51% कर दिया गया। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार श्रम संघ के सदस्यों में कम से कम कितना प्रतिशत श्रमिक होना चाहिए? तो श्रम संघ में कितना प्रतिशत श्रमिक होना चाहिए? 20% श्रमिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, छटनी पदच्युत संबंधित विवाद होने पर कर्मचारी कितने दिन के बाद प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में
आवेदन दे सकता है। तो कितने दिन बाद? 45 दिन बाद क्या कर सकता है? आवेदन दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। सर्वव्यापी महामारी जिसे पेंडेमिक बोलते हैं, स्थानीय जिसे एंडेमिक बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा जिसे नेशनल डिजास्टर बोलते हैं, इनकी स्थिति में केंद्र सरकार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान को कितने महीने तक के लिए घटा सकता है? तो कितने महीने के लिए घटा सकता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 महीने के लिए घटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हेतु तैयार एक सामाजिक सुरक्षा निधि में पैसों का स्रोत कौन तय करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार तय करेगी। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई केंद्रीय योजना कौन सी है? बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई केंद्रीय योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बाल श्रमिकों के कौशल निर्माण करना, तो कौशल निर्माण करना तो नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हितधारकों को और लक्षित समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना, तो ये तो इसका है, ये भी है और ये भी है। पेंसिल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। पेंसिल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल श्रम से मुक्त भारत के निर्माण से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। पेंसिल पोर्टल के घटक निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? कौन नहीं है? पेंसिल पोर्टल का घटक जो है वो कौन सा नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार ये जो है ये घटक नहीं है, बल्कि राज्य सरकार शिकायत तंत्र और ये चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ये इसके घटक है पेंसिल पोर्टल के। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेशनल कैरियर सर्विस का मुख्य उद्देश्य है। नेशनल कैरियर सर्विस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? रोजगार मिलान, कैरियर परामर्श, व्यवसायिक निर्देशन और कौशल विकास, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, तो क्या प्रदान किया जाता है? बदलते हुए रोजगार पैटर्न के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोजगार तो प्रदान करता ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रोजगार बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करता है, जबकि रोजगार प्रदान नहीं करता है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाधान पोर्टल है। समाधान पोर्टल है औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन आरंभ हुआ था, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन कब आरंभ हुआ था? 29 अक्टूबर 1919 को वाशिंगटन में प्रारंभ हुआ था। समिति विधि और अधिसूचना विधि से किस प्रकार की मजदूरी का निर्धारण होता है? तो न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण होता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू नहीं होता है। किसमें लागू नहीं होता है? सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। इसके बाद में यदि आपने अभी भी हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का बैच परचेज नहीं किया है, तो मात्र 349 रुपए में ये बैच आपको मिलने वाला है। आपको कूपन कोड यूज करना होगा FEST100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो 349 रुपए में आपको ये बैच प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और यहाँ से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। बहुत कम कम समय में आपको रिवीजन कराया गया है, कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, क्विज कराए गए हैं, एमसीक्यूज दिए गए बहुत सारे, हर सब्जेक्ट के लगभग 300 से ज्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो आप इसको यहाँ से परचेज करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो केंद्रीय बोर्ड की जो नियुक्ति है वो की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है?
बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान जो दिया गया है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में दिया गया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की किस धारा के अंतर्गत समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 4 सेक्शन 4 में ये बात कही गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंकर्ट के अनुसार श्रम संघ के कितने प्रकार हैं? तो डेंकर्ट के अनुसार जो श्रम संघ के कितने प्रकार हैं? औद्योगिक संघ, सामान्य संघ, फेडरेशन। तो ये तीनों ही क्या है? श्रम संघ के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) और कौन सा है? सब क्लॉज सी। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इसमें जो तीसरी स्वतंत्रता है यानी सी नंबर, वो कौन सी है? ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अभी इसके बाद में इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था, उसको हम देखते हैं एक बार। वहां पर बाल श्रम नहीं, वहां पर बालाश्रम था, तो अनुच्छेद 23 ही उसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियम को उनके पारित वर्ष से सुमेलित करें। उनके पारित वर्ष से सुमेलित करना है। तो देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? ये आया था 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में। इसके बाद हम बात करते हैं मातृत्व हित लाभ कब आया था? मैटरनिटी, ये 1961 में आया था। इसके बाद हम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया था? ट्रेड यूनियन अधिनियम आया था 1926 में। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में। तो डी का 4 देखिए कहाँ कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। इसके बाद में कोई एक और मिला लेते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ए का 2। तो ए का 2 देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में केवल दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर हम एक ही पता कर लेते हैं, कोई सा भी एक, जैसे मान लेते हैं ट्रेड यूनियन अधिनियम मुझे पता है कि 1926 में आया था, या फिर हम कह सकते हैं बोनस भुगतान अधिनियम से, तो देखिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे। तो एक ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो जा रहा है यहाँ पर। मतलब अगर हम डी के छोड़ के इन तीनों में किसी एक के बारे में भी जानकारी है, तब भी कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें 1000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों वहां नियुक्त किया जाता है, वहां पर कौन नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वहां पर एक सेफ्टी ऑफिसर यानी सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कैंटीन समिति, कैंटीन कमेटी का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? कैंटीन समिति का कार्यालय जो है वो 2 वर्ष का होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, सेट ऑन और सेट ऑफ किससे संबंधित हैं? तो सेट ऑन और सेट ऑफ जो हैं वो बोनस भुगतान से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के सेशन में हमने लेबर लॉ के महत्वपूर्ण 101 क्वेश्चन डिस्कस किए। लेबर लॉ के कितने? 101 एमसीक्यू डिस्कस किए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हमने जो लेबर लॉ से संबंधित जितने भी उसके उद्देश्य हैं और जो भी हमारे कुछ धाराएं, 1-2 धाराओं के बारे में भी जाना, उद्देश्य के बारे में जाना, प्रावधान में क्या क्या दिया गया उनके बारे में समझने का प्रयास किया। अगले जो हमारे सेशन में जो एमसीक्यूज होंगे उनमें हम हर एक कहीं ना कहीं हर एक एक्ट से, हर एक अधिनियम से 2-2 3-3 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको अधिनियम के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाए। तो अगला जो लेक्चर है वो आपका बहुत जल्द 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ इसकी
प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ में और भी बहुत सी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराई गई है। तो टेलीग्राम चैनल से जाकर आप लोग वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यदि आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। मात्र 349 रुपए में पेड कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है एग्जाम वेब ऐप की, आप लोग एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जाकर आप पेड कोर्स ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।